तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सिस्टम है जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। ये जो सिस्टम है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है और इसको हिंदी में हम लोगों ने डिजाइन किया है। हिंदी में डिजाइन करने का मतलब ये है कि इसको खास तौर पर वो सारे बच्चे जो कि हिंदी मीडियम से हैं या फिर डीएमएलटी, डीआरटी और ओटी के अंदर जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं उनको ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। और कई सारे बच्चों ने रिकमेंड भी किया है कि सर जो लैंग्वेज है कुछ ज्यादा ही टिपिकल है, हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि सभी जो वर्ड्स हैं, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं या फिर जो मॉर्फोलॉजीज हैं उनको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप कोशिश करें इसको समझने की। कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है ये एकमात्र एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके एग्जामिनेशन में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कवर करता है। 3 से 4 क्वेश्चंस का मतलब लगभग 15 से 20 मार्क्स का जो है आपका अकेला कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। अब इसके अलावा आप नर्वस सिस्टम देख लो, डाइजेस्टिव देख लो, एक्सक्रिएटरी देख लो, और भी कई सारे सिस्टम है, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम देख लो। ये सारे सिस्टम जो है ये सभी वाइटल सिस्टम्स हैं। अगर आप इनको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो, या फिर इनकी मॉर्फोलॉजी अगर आप अच्छे से नहीं देखेंगे, ऑर्गन्स की लोकेशंस को अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे, तो बहुत ही मुश्किल होता है इसके अंदर इनको समझ पाना। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को हिंदी में समझाने की। तो हम लोग शुरू करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ में। सबसे पहली जो स्लाइड आपके सामने है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर द ब्लड वेसल्स, सबसे ऊपर लिखा हुआ है द ब्लड वेसल्स। नीचे यहाँ पर 4 पॉइंट्स लगाकर कुछ चीजें लिखी हुई है जिसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, आप समझने की कोशिश करना कि क्या है चीजें। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हैज 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कार्डियोवैस्कुलर के अंदर जो है 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है आर्टरीज, दूसरी होती है कैपिलरीज और तीसरी होती है वेन्स। ध्यान रहे, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। अब आर्टरीज किसको कहा जाता है? आर्टरीज का एक नाम और है जिसको कहा जाता है आर्टेरियोल्स। क्या काम करती है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाने का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या काम करती है? वेयर न्यूट्रिएंट्स एंड गैस एक्सचेंज अकर, जहां पर जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस हैं उनको और गैस का जो एक्सचेंज होता है उसमें ये हेल्प करती है। कौन करती है? कैपिलरीज। अब वेन्स के बारे में अगर आप देखोगे तो वेन्स का भी एक नाम और है जिसको कहा गया है वेन्यूल्स। क्या काम करती है? कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आती है। क्लियर है फर्स्ट स्लाइड? अब देखिए आप सेकंड स्लाइड को देखिए। एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि आप एक पेन और एक कॉपी साथ में लेके बैठें। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा यहाँ पर कि भाई क्या चीज आपको नोट करनी है और क्या चीज नोट नहीं करनी है, या फिर अगर आपको लगे कि हाँ यार ये चीज समझने लायक है तो आपने समझ ली। कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में जो मेडिकल टर्म्स हैं हम लोग उनसे फ्रिक्वेंटली वाकिफ है तो हम लोग उसको जल्दी निकल जाते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो आप उसके ऊपर गोला कर लें, एक निशान बना ले, कोई भी एक मार्क लगा ले, ताकि जब कभी भी अगर आपको चांस मिले क्लास में आने का या फिर ऑनलाइन भी आप हमसे पूछ सकते हैं, तो उस वर्ड को आप हमें टेक्स्ट कर दें, व्हाट्सअप कर दें, या फिर जूम एप्लीकेशन पे जब अपनी मीटिंग्स होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तब भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं हम लोग। इसके अंदर ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल का एक यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बना हुआ है, देखिए आप, एक रेड कलर में है और एक ब्लू कलर में है। अगर आप लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे यहाँ पर तो आपको आर्टरी नजर आएगी और एक तरफ आपको वेन नजर आएगी। अब डायग्राम को आप थोड़ा गौर से देखिए, डायग्राम में कुछ चेंजेस नजर आ रहा है आपको आर्टरी और वेन में। देखिए आप सबसे टॉप में लिखा हुआ है आर्टेरियोल, राइट साइड में देखेंगे आप तो वेन्यूज लिखा हुआ है, कैपिलरीज वॉल्व लिखे हुए हैं, इनर लेयर बता रखी है, मिडिल लेयर बता रखी है और आउटर लेयर बता रखी है। अब सबसे मेन जो डिफरेंस है यहाँ पर वो देखिए आप, वेन्स के अंदर यहाँ पर वॉल्व है जबकि आर्टरीज के अंदर कोई वॉल्व नहीं है। ध्यान रखना है इस बात को। वेन्स हमेशा ऊपर होती है, स्किन के ऊपर होती है, आर्टरीज हमेशा नीचे होती है। ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड को, द आर्टरीज। अब आर्टरीज के बारे में हम लोग देखते हैं कि आर्टरीज क्या होती है। आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरीज होती है और जो आर्टेरियोल्स होती है ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है। सेकंड पॉइंट, द लार्जेस्ट आर्टरी इज द अओर्टा। सबसे बड़ी जो आर्टरी है वो अओर्टा है। अब इस लाइन को आप नोट करना है यहाँ पर, क्योंकि कई बार जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर
ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भाई लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट आर्टरी का नाम आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, वो होती है अओर्टा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन आप देखो, द मिडिल लेयर ऑफ एन आर्टरी वॉल कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स। जो मिडिल लेयर होती है आर्टरी की, जो वॉल होती है, वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती है। दैट कैन कंस्ट्रिक्ट टू रेगुलेट ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड फ्लो को और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, आर्टेरियोल्स कैन कंस्ट्रिक्ट और डायलेट चेंजिंग ब्लड प्रेशर। जो आर्टेरियोल्स होते हैं, कंस्ट्रिक्ट और डायलेट, कंस्ट्रिक्ट का मतलब सिकुड़ना, ठीक, और डायलेट का मतलब होता है फैलना। तो ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट होता है, कोई भी ब्लड वेसल जब कंस्ट्रिक्ट होती है या फिर डायलेट होती है, तो आर्टेरियोल्स उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, और साथ ही ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, द कैपिलरीज। अब कैपिलरीज के बारे में दिया हुआ है, कैपिलरीज हैव वॉल्स only one cell thick to allow exchange of gases and nutrients with tissue fluid। कैपिलरीज क्या करती है, have walls, इनके अंदर walls होते हैं, only one cell thick to allow exchange of gases and nutrients with tissue fluid। तो गैस का एक्सचेंज होता है, गैस का एक्सचेंज कैसे, गैस का एक्सचेंज कहां पर होता है, लंग्स में होता है। लंग्स में भी कहां पर होता है, एल्वुलाई के अंदर होता है। तो एल्वुलाई के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर जाती है, और टिश्यूज की जो CO2 होती है वो ब्लड के साथ मिक्स होती है। तो ये जो काम का जो परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें कौन करता है, ये कैपिलरीज करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, कैपिलरीज बेड्स आर प्रेजेंट इन ऑल रीजन ऑफ द बॉडी, बट नॉट ऑल कैपिलरीज बेड्स आर ओपन एट द सेम टाइम। कैपिलरी बेड्स का मतलब होता है, बेड्स का मतलब होता है एक तरीके से जाल, या फिर आप उसको जंक्शन भी बोल सकते हो। जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आप लोगों ने पढ़ा हो, जहां पर एक न्यूरॉन एक मसल आके जुड़ती है, उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। वैसे जब बहुत सारी कैपिलरीज आपस में आकर जुड़ती है और एक जंक्शन बनाती है, उसको कहा जाता है कैपिलरी बेड्स। और ये जो कैपिलरी बेड्स होते हैं, ये ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। कभी भी सभी कैपिलरी बेड्स एक साथ ओपन या फिर कभी भी एक साथ क्लोज नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ स्फिंक्टर मसल्स। अब स्फिंक्टर मसल्स के बारे में आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्फिंक्टर मसल्स हैं वो किस तरीके से काम करती है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर मसल्स क्लोजेस ऑफ बेड एंड ब्लड कैन फ्लो थ्रू एन आर्टेरियस शंट दैट bypasses द कैपिलरी बेड। अब स्फिंक्टर मसल्स जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करती है, जैसे आपने स्टोमक का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, उसमें भी स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, वैसे आपके हार्ट के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, उनके अंदर भी स्फिंक्टर मसल्स होती है, जो किसको रेगुलेट करती है, जो कि ब्लड प्रेशर को और ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, एनाटॉमी ऑफ ए कैपिलरी बेड। अब ये है आपका कैपिलरी बेड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई एक जाल होता है यहाँ पर। अब इस जाल के अंदर क्या क्या है, अब एरोज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एरोज आप ध्यान से देखिए, सबसे नीचे नीचे अगर आप देखेंगे तो ब्लड फ्लो है रेड साइड में, लेफ्ट हैंड पे अगर आप देखेंगे तो ब्लड फ्लो बता रखा है, आर्टरी बता रखी है, आर्टेरियोल्स हैं, प्री कैपिलरी, स्फिंक्टर। अब स्फिंक्टर की आप लोकेशन देखिए, स्फिंक्टर कहां पर है, स्फिंक्टर है आपके एंड पॉइंट्स पे। एंड पॉइंट्स का मतलब जहां से आप इसको रोक सकते हो और छोड़ सकते हो, जहां पर ये कंस्ट्रिक्ट हो सकती है और डायलेट हो सकती है। अब देखिए आप आगे चलेंगे तो एरो के साथ साथ आप आगे बढ़ते जाइए। अब सबसे टॉप में लिखा हुआ है आर्टरियोवीनस शंट। अब आर्टरियोवीनस शंट मतलब जहां पर आर्टरी और वीनस दोनों आके मिलती है आपस में, जो जाके जुड़ती है, आर्टरी और एक वेन दोनों जहां पर जुड़ती है उसको कहा जाता है आर्टरियोवीनस शंट। अब कैपिलरीज हैं, वेन्यूल्स हैं और एक वेन है। डायग्राम से आपको कई सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने मोस्ट ऑफ जितनी भी पीपीटीज हैं आपकी, जितने भी नोट्स हैं, उन पे सबसे ज्यादा फोकस किया है डायग्राम्स पे, क्योंकि डायग्राम्स ही आपको मार्क्स दिलाएंगे और डायग्राम की हेल्प से ही आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। तो क्लियर है आपको ये डायग्राम। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसमें। अब आगे आपका वेन्स के बारे में, द वेन्स। वेन्यूल्स ड्रेन ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज द जॉइन टू फॉर्म वेन्स दैट टेक ब्लड टू द हार्ट। वेन्स जो होती हैं क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आने का काम करती है। नेक्स्ट, veins have much less smooth muscles and connective tissue than arteries। veins के अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू की मात्रा कम होती है और स्मूथ मसल्स भी कम होती है। veins have much
लेस देन स्मूथ मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू देन आर्टरीज, आर्टरीज की कंपैरिजन में इसमें कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, वेन्स ऑफ्टन हैव वॉल दैट प्रेजेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड व्हेन क्लोज। अब इस पॉइंट को आप थोड़ा सा अच्छे से याद करना, कोई वेन्स के अंदर वॉल होते हैं और वॉल्स का काम क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है उसको रिटर्न आने से रोकना। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें आप, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई आर्टरीज या वेन में किसके अंदर ब्लड फ्लो की कैपेसिटी ज्यादा होती है या फिर वॉल किसके अंदर होते हैं। तो ध्यान रखें वेन्स के अंदर वॉल होते हैं और वॉल्स जो होते हैं वो क्या प्रिवेंट करते हैं, ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड जो है वो फ्लुएंटली वापस ना आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, वेन्स कैरी अबाउट 70% ऑफ द बॉडी ब्लड। वेन्स जो होती है लगभग 70% बॉडी का जो ब्लड होता है उसको कैरी करने का काम करती है एंड एक्ट एज ए रिजर्वॉयर ड्यूरिंग हेमरेज। साथ ही वेन्स के अंदर ब्लड का स्टोरेज भी होता है। रिजर्वॉयर का मतलब संरक्षित करना, जैसे गाड़ी हम लोग रिजर्व में लगाते हैं, रिजर्व में लगाने का मतलब पेट्रोल या जो डीजल है आपका वो रिजर्व में हो चुका है, एक लिमिटेड एडिशन भी नहीं है आपके पास में, फ्लूइड की सेविंग है। और ड्यूरिंग हेमरेज, हेमरेज का मतलब होता है कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग, जैसे आपने ब्रेन हेमरेज के बारे में सुना होगा, छोटी छोटी कैपिलरीज हैं वो डैमेज हो जाती है जहाँ पर ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो वेन होती है वो ब्लड को स्टोर रखने का काम करती है और वो जो है ब्लड को यूटिलाइजेशन भी जब जरूरत होती है, जैसे हेमरेज की कंडीशन है उस कंडीशन में आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखें आप, द हार्ट। अब हार्ट के बारे में कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, द हार्ट इज ए कॉन शेप, कॉन शेप या फिर फिस्ट शेप। जैसे अगर आप मुट्ठी बंद करते हैं तो मुट्ठी के आकार का जो हार्ट का जो शेप होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है, या फिर आप उसको कॉन शेप भी कह सकते हो। मस्कुलर ऑर्गन होता है, पूरा मसल से मिलकर बना हुआ होता है। लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम, लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में, बिहाइंड द स्टर्नम, ये जो आपका स्टर्नम है इसके जस्ट बैक साइड। ये इस पॉइंट को आप अच्छे से याद करें क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो होते हैं, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि वेयर इज द हार्ट इज सिचुएटेड, तो बच्चे हाथ लगा के कहते हैं साहब लेफ्ट साइड में होता है, यही होता है मोस्ट ऑफ। तो ये जो जवाब जो है आपका, ये जो आंसर है आपका, ये प्रॉपर वे में नहीं है। एक मेडिकल स्टूडेंट इस तरीके से कभी जवाब नहीं देता। भाई क्या डिफरेंस रहा फिर, अगर एक बीए वाले स्टूडेंट से भी अगर सेम क्वेश्चन आप पुटअप करेंगे तो वो भी सेम ही जवाब देगा, जैसे लेफ्ट साइड में होता है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेयर इज द हार्ट इज सिचुएटेड, हार्ट कहाँ पर होता है, तो आपको बताना पड़ेगा बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम, तब जाके एक्सटर्नल एग्जामिनर सेटिस्फाई होगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो इस लाइन को आप लिखें पहले कि द हार्ट इज ए कॉन्सेप्ट मस्कुलर ऑर्गन located between the lungs behind the sternum। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, द हार्ट मसल फ्रॉम द मायोकार्डियम। अब इसकी हार्ट के अगर मसल्स देखेंगे आप तो द हार्ट मसल फॉर्म्स द मायोकार्डियम विद टाइटली इंटरकनेक्टेड सेल ऑफ कार्डियक मसल्स टिश्यू। इसकी लेयर का नाम बता रखा है मायोकार्डियम विद टाइटली रिकनेक्टेड सेल्स ऑफ कार्डियक मसल टिश्यूज। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, द पेरिकार्डियम इज द आउटर मेम्ब्रेनस, जो पेरिकार्डियम होती है सबसे ऊपर की मेम्ब्रेन होती है, सेम विद लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, और ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड का काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर, 2 ऊपर की तरफ होते हैं, थिन वॉल्ड एट्रिया, जिनकी वॉल पतली होती है वो एट्रिया है, एंड 2 लोअर, और 2 नीचे की तरफ होते हैं, थिक वॉल्ड वेंट्रिकल, जिनकी दीवारें मोटी होती हैं, जिसे वेंट्रिकल्स कहा जाता है। The septum is a wall dividing the right and left side। जो सेप्टम होता है वो इनको राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल अकर्स बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। इस वॉल को भी आप ध्यान में रखें, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वॉल होता है ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। द ट्राइकस्पिड वॉल ऑन द राइट एंड द बाइकस्पिड वॉल इन द लेफ्ट। अब इस चीज को भी ध्यान रखना, ट्राइकस्पिड वॉल कहां पर होते हैं, राइट साइड, बाइकस्पिड वॉल कहां पर होते हैं, लेफ्ट साइड। बोथ वॉल्स आर रेनफोर्स्ड बाय कोडी टेंडनी। रेनफोर्स्ड का मतलब होता है एक तरीके से बंधे हुए, जकड़े हुए। कोडी टेंडनी जो फाइबर्स होते हैं उनसे अटैच्ड होते हैं, और कोडी टेंडनी जो फाइबर्स होते हैं अटैच्ड टू द मस्कुलर प्रोडक्शन विद इन द वेंट्रिकल्स। जो इनकी जो लोकेशंस होती हैं वो वेंट्रिकल्स के अंदर होती है। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड देखें आप, अब एक्सटर्नल हार्ट एनाटोमी। अगर एक्सटर्नल हार्ट की एनाटोमी देखेंगे आप तो आपको सारी चीजें यहाँ पर पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। अब इनके जो नाम है वो आप अच्छे से पढ़ें।
यहाँ पर सारी आर्टरीज और वेन सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई है। देखो आप इसको आराम से 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आराम से। सबसे टॉप में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगी यहाँ पर ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, फिर नीचे जाओगे तो सुपीरियर वेना केवा, राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी ट्रंक, राइट एट्रियम, राइट कोरोनरी आर्टरी, इंफीरियर वेना केवा, राइट वेंट्रिकल और अपेक्स। और अगर आप अब राइट साइड जाएंगे तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सेप्टेवियन आर्टरी, अओर्टा यहाँ पर मिलेगी आपको, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी मिलेगी आपको यहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम मिलेगा आपको यहाँ पर, लेफ्ट कार्डियक वेन मिलेगी और लेफ्ट वेंट्रिकल मिलेगा। क्लियर है डायग्राम? ये इसका एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है हार्ट का जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अगर आप तो कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेशन। अब यहाँ पर देखिए आपकी कोरोनरी आर्टरी का जो सर्कुलेशन है वो किस तरीके से हो रहा है। डायग्राम्स ही एक ऐसी चीज है जिससे आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेहतर तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। खास तौर पर वो स्टूडेंट जो कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं और हिंदी मीडियम से हैं। अब जैसे पल्मोनरी ट्रंक है, इसको हिंदी में आप क्या कहोगे? आप बहुत ही मुश्किल है ये चीज। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, खैर नाम है इनका हिंदी में, लेकिन यहाँ पर आपको जब इंग्लिश में ही पेपर देना है, इंग्लिश में ही समझना है चीज, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि एग्जाम आपका इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश में ही लिखना है आपको। साथ ही आपका जो पेपर का जो लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश में ही रहेगा। पहले तो हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन आता था, लेकिन अब केवल प्रॉपर इंग्लिश में ही आएगा। तो ध्यान रहे आपको हर चीज इंग्लिश में ही याद करनी है। तो देखिए आप कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेशन, सुपीरियर वेना केवा, राइट कार्डियक वेन, राइट कोरोनरी आर्टरी, इंफीरियर वेना केवा, सबसे टॉप में है अओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक आपको यहाँ पर मिलेगी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है और लेफ्ट कार्डियक वेन। आई होप कि डायग्राम की वजह से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। अब इस पैसेज को जैसा लिखा हुआ है इस स्लाइड के अंदर, जैसा मैंने लिखा हुआ है एज इट इज ही आपको कॉपी के अंदर लिखना है। और एग्जाम में भी अगर आपका क्वेश्चन आता है, सपोज कीजिए कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर का या फिर 2 नंबर का भी अगर आता है, तो आपको एज इट इज ही लिखना है। आपको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि एट्रिया से वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर से एट्रियम में, फिर बायपल्मोनरी सर्कुलेशन। कई सारे बच्चे पल्मोनरी सर्कुलेशन लिख के आ जाते हैं इसके अंदर ब्लड फ्लो के अंदर, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। पल्मोनरी सर्कुलेशन कंप्लीटली अलग है, कार्डियक सर्कल जो है आपका पूरा अलग है, ये सारी चीजें अलग हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, इसको आप ध्यान रख के इसको एज इट इज याद करें और लिखें। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए आप मैं वन बाय वन आपको समझाता जाता हूँ। यहाँ पर ब्लड फ्लो दिस सीक्वेंस थ्रू द हार्ट। इस सीक्वेंस में ब्लड हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो होता है। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, सबसे पहले कहा जाएगा सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से, उसके बाद जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहा जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल के अंदर, ट्राइकस्पिड वॉल से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी सेमिनोनल वॉल के अंदर, उसके बाद जाएगा पल्मोनरी ट्रंक एंड आर्टरीज टू द लंग, उसके बाद पल्मोनरी वेन लिविंग द लंग्स, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में, फिर बाइकस्पिड वॉल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आउटिक सेमिनुलर वॉल के अंदर, फिर आउटा में, उसके बाद पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा। ये कंप्लीट पैसेज है सर्कुलेशन का कि किस तरीके से हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो होता है और हार्ट से ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। ध्यान रखें, इसको याद करना अच्छे से इसको। अब ये है, आपने अभी तक इसका एक्सटर्नल व्यू देखा है, अब आप इंटरनल व्यू देखें हार्ट का कि भाई इंटरनल व्यू किस तरीके से नजर आता है। इसको भी आप 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए देखें, अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे टॉप में लिखा हुआ है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ये आर्टरीज और वेन में जो डिफरेंस है इसको आप क्लियर रखना, जैसा मैंने पहले भी बताया है आपको उसी तरीके से, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो मॉर्फोलॉजी है वो एग्जैक्ट वे में आपको समझ में आएगी। सबसे टॉप में लिखा हुआ है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, नीचे लिखा हुआ है सुपीरियर वेना केवा, उसके बाद लिखा हुआ है राइट पल्मोनरी आर्टरीज, राइट पल्मोनरी वेन, राइट एट्रियम, एट्रियोवेंट्रिकुलर या फिर ट्राइकस्पिड वॉल, बॉडी टेंडनी फाइबर, कैपिलरी मसल्स, राइट वेंट्रिकल, इंफीरियर वेना केवा, वापस वही सेप्टम। अब सबसे वापस टॉप में जाओ आप राइट साइड में,
लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, aorta, left pulmonary arteries, pulmonary trunk, left pulmonary vein, left atrium, seminular wall, atrioventricular mitral wall और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है आपका इंटरनल व्यू ऑफ द हार्ट। अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे इसके अंदर द पंपिंग ऑफ द हार्ट सेंड आउट ब्लड अंडर प्रेशर टू द आर्टरीज। क्या समझ में आया? द पंपिंग ऑफ द हार्ट सेंड आउट ब्लड अंडर प्रेशर टू द आर्टरीज। आर्टरीज की वजह से, प्रेशर की वजह से हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो ब्लड प्रेशर इज ग्रेटेस्ट इन द aorta। ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा कहां होता है? aorta के अंदर। द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल is thick than that of the right ventricle and pumps blood to the entire body. Next point देखेंगे आप, blood pressure then decrease as the cross sectional area of arteries and their arterioles increases। ये ब्लड प्रेशर के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर कि ब्लड प्रेशर जो है किस तरीके से राइज होता है, किस तरीके से लो होता है। ये सारी चीजें जो होती हैं ये आर्टरीज और कैपिलरीज की वजह से होती हैं। चलिए, पाथ ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। थ्रू द हार्ट मतलब हार्ट के साथ में जुड़कर, किस तरीके से? अब देखिए, आप डायग्राम्स के अंदर आपको समझ में आएगा पाथ ऑफ ब्लड थ्रू द लेफ्ट थ्रू द हार्ट। अब देखिए, आप यहाँ पर आपको कैपिलरीज बेड्स नजर आ रहे होंगे। सबसे लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो O2 रिच ब्लड टू द बॉडी, जिसके अंदर O2 रिच मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स है, जिसको कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो जिसके अंदर CO2 मिक्स होती है उसको कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो O2 पोर ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, कहां से आया? बॉडी से। और राइट साइड में देखिए आप, O2 रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से लिया गया, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। अब एरोस को आप देखते जाएं, आपको एरोस की मदद से आपको सब कुछ डायग्राम आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो जाएगा भाई एरोस कहां कहां पर लगे हुए हैं। अब जो डायग्राम आपने देखा है, जो एक्सटर्नल व्यू देखा है, इंटरनल व्यू देखा है आपने, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कंपेयर करो कि भाई ब्लड जो है, जो पैसेज मैंने आपको बताया है, भाई इस पैसेज के थ्रू ब्लड का फ्लो होता है। अब उसको यहाँ पर आप रख के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर कैसे हार्ट लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के अंदर किस तरीके से आया, वो पिक्चर आपकी यहाँ क्लियर हो जाएगी। आई होप कि क्लियर हो चुकी होगी, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, द हार्ट बीट। ईच हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल कितने सेकंड्स का होता है? 0.8 सेकंड का होता है कार्डियक साइकिल। तो ईच हार्ट बीट इज कॉल्ड ए कार्डियक, जो हार्ट बीट, ईच जो हार्ट बीट है उसको कार्डियक साइकिल कहा जाता है। व्हेन द हार्ट बीट्स टू एट्रिया कॉन्टैक्ट टुगेदर, जब दो एट्रिया एक साथ कॉन्टैक्ट होते हैं, जब एक साथ सिकुड़ते हैं, देन टू वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट, और वेंट्रिकल्स एक साथ सिकुड़ते हैं, देन द वो हार्ट रिलैक्स, तब पूरा हार्ट जो है रिलैक्स हो जाता है। सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mm of Hg। अब इसमें 120 क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 जो है वो डायसिस्टोलिक प्रेशर है। तो सिस्टोल कब हो रहा है? सिस्टोल किसको कहा जाता है? सिस्टोल इज द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जब हार्ट कंस्ट्रिक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है, उस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टोल। जब हार्ट के जो चेंबर्स होते हैं वो जब सिकुड़ते हैं, उसको कहा जाता है सिस्टोल। और डायसिस्टोल किसको कहा जाता है? जब वो रिलैक्स हो जाता है। डायसिस्टोल इज देयर रिलैक्सेशन। द हार्ट साउंड लब्ड अप, आप लोगों ने सुना होगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आप सभी के पास घर पे भी होगा, आप उसको लगा के सुनेंगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगी, उसको लब्ड अप नाम दिया गया है। ठीक है, तो द हार्ट साउंड इज कॉल्ड लब्ड अप आर ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। जब वॉल्स क्लोज होते हैं तब ये साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, फॉलोड बाय द क्लोजिंग ऑफ द सेमिनुलर वॉल, जो फॉलोड बाय द क्लोजिंग ऑफ द सेमिनुलर वॉल, जो सेमिनुलर जो वॉल्स होते हैं उसके थ्रू इनको फॉलोड करके किया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, इंट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। इंट्रिंसिक कंट्रोल का मतलब होता है जो आपकी होम्योस्टेसिस है, या फिर इंट्रिंसिक कंट्रोल का मतलब होता है आपका आंतरिक वातावरण किस तरीके से हार्ट बीट जो कंट्रोल करती है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि द एसए नोड का नाम आप लोग सभी ने सुना होगा, साइनो एट्रियल नोड जो होता है, और पेसमेकर इनिशिएट द हार्ट बीट। जो ऐसे नोट होता है वो इनिशिएट करता है, वही स्टार्ट करता है किसको? हार्ट बीट को। एंड कोज द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट इन एवरेज एवरी 0.85 सेकंड्स। मैंने आपको बताया कि भाई हार्ट जो साइकिल होता है, कार्डियक साइकिल होता है, वो 0.8 सेकंड का होता है। तो
कौन उसको इनिशिएट करता है? वो करता है एसएन नोड या फिर पेसमेकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, द एवी। एवी का मतलब होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इन नोड्स को आप ध्यान रखना, इनकी लोकेशन भी आप अच्छे से ध्यान रखना, आपको समझ में आएगा आगे। द एवी नोड जो होता है कन्वेज द स्टिमुलस एंड इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर। अब ऐसे नोड क्या कर रहा है और एवी नोड क्या कर रहा है, इसको आप ध्यान रखना। अब एवी नोड के अंदर क्या होता है, नोड्स कन्वेज द स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है स्टिमुलेशन, एक तरीके से उद्दीपन करना, एंड इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना वापस। इन दो चीजों को आप ध्यान रखें, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, रिलैक्सेशन का मतलब रिलैक्स होना। तो हार्ट के अंदर पूरा जो बायोपिक है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, द सिग्नल फॉर द वेंट्रिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट ट्रेवल फ्रॉम द एवी नोड फॉर द एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल टू द स्मॉलर पुर्किंजे फाइबर्स। जो सिग्नल्स होते हैं, जो ऐसे नोड देता है, जो एवी नोड देता है, वो ट्रेवल करते हैं एवी नोड के थ्रू। कहां से कहां तक? एट्रिकुलर बंडल टू द स्मॉल, जो स्मॉलर पुर्किंजे फाइबर्स तक। ये है इसका इंट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। अब देखिए आप इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड में, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्शन सिस्टम का मतलब होता है, कंडक्शन का मतलब होता है संचालन या फिर संचरण। संचरण किस तरीके से होता है? तो इसमें मोस्ट ऑफ 3 चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, एसे नोड, एवी नोड और पुर्किंजे फाइबर। साइनो एट्रिकुलर नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, पुर्किंजे फाइबर और ब्रांचेस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ऐसे नोड, एवी नोड एक तरीके से काम करता है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे आप लोगों ने सीपीआर का नाम सुना होगा, कार्डियोपल्मोनरी रेसोसिएशन, या फिर मूवीज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी हार्ट सडनली काम करना बंद कर देता है तो शॉक थेरेपी उसको दी जाती है। तो शॉक थेरेपी की वजह से क्या होता है कि हार्ट के अंदर स्टिमुलेशन जाता है। स्टिमुलेशन मतलब उद्दीपन, एक करण दिया जाता है। अब हार्ट क्या है, एक तरीके से इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक है, उसके हिसाब से काम करता है। इनवॉलेंट्री है तो इनवॉलेंट्री मतलब आपकी इच्छा के अनुरूप वो काम नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो जब वो बंद हो गया, इनवॉलेंट्री है, तो उसको वापस रीस्टार्ट करने के लिए बाहर से स्टिमुलेशन दिया जाता है ताकि वो काम करना शुरू करे। तो ये है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट स्लाइड देखें आप, एक्सट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। अब एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की तरफ से किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। एक कार्डियक कंट्रोल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगेटा speed up or slow down the heart rate by way of the autonomic nervous system branches। अब कार्डियक कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखें, वो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा आपके कार्डियक कंट्रोल सेंटर इसको कहा जाता है, जो कि आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है, जो कि ब्रेन में होता है आपके। ठीक है, हार्ट रेट बाय वे ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ब्रांचेस। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है आपके, 2 टाइप के नर्वस सिस्टम है, आप लोगों ने पढ़े होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है? यहाँ काम कर रहा है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथिक सिस्टम। 2 सिस्टम और काम करते हैं इसके अंदर, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? स्लो हार्ट रेट, स्लो हार्ट रेट को कम करता है। एंड द सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? इंक्रीज हार्ट रेट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, हार्मोन्स इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला आल्सो स्टिमुलेट फास्टर हार्ट रेट। अब इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये दोनों ही इमरजेंसी ड्रग्स में काम आती है। ये क्या करती है? फास्ट हार्ट रेट को फास्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होती है, ईसीजी, आप सभी ने सुना होगा कि भाई ईसीजी क्या होती है। An electrocardiogram is a recording of electrical changes that occur in the myocardium during a cardiac cycle। Myocardium के अंदर कार्डियक साइकिल जो ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकंड के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के नाम को नाम दिया गया है ईसीजी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए आप, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन क्रिएट द पी वेव्स। जब आर्टरी का डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आर्टेरियल डीपोलराइजेशन जब होता है तो उस कंडीशन को नाम दिया गया है पी। ठीक है, पी वेव जिसको कहा जाता है। उसके बाद वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन क्रिएट द क्यूआरएस वेव। आप लोगों ने ईसीजी देखी होगी, ईसीजी में आपको पी क्यू आर एस टी कुछ इस टाइम के पॉइंट्स नजर आते हैं आपको। तो उनको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है और क्यों प्रदर्शित किया जाता है, किस तरीके से उनका पैमाना होता है, किस तरीके से उनको नापा जाता है, वो यहाँ पर ईसीजी के बारे में बता रखा है कि
arterial depolarization creates the P waves, ventricle depolarization creates the QRS wave, and the repolarization of the ventricle produces the T wave. ध्यान रखें इसको भी। ये है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ये है आपका वैस्कुलर पाथवे। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स 2 सर्किट्स होते हैं इसके अंदर, पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट। ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे आप, समझ में आएगा आपको। पल्मोनरी सर्किट विच सर्कुलेट ब्लड थ्रू द लंग्स एंड सिस्टमिक सर्किट विच सर्कुलेट बॉडी टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पल्मोनरी सर्किट क्या करता है, जैसे कि पल्मोनरी नाम है, इट इज रिलेटेड टू लंग्स विच सर्कुलेट ब्लड थ्रू द लंग्स, लंग्स के माध्यम से ब्लड को सप्लाई करता है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पूरी रेस्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के हर पार्ट के अंदर, हर टिश्यू के अंदर, हर सेल के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर, हर सिस्टम के अंदर ब्लड को फ्लो करवाना। बोथ सर्किट आर वाइटल टू होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस का मतलब होता है आपके आंतरिक वातावरण को एक जैसा बनाए रखना, उसको कहा जाता है होम्योस्टेसिस। तो जो बोथ सर्किट्स होते हैं वो होम्योस्टेसिस में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी देखिए आप, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का डायग्राम है, यहाँ पर डायग्राम से आप लोग देख लेना, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। ये आपका एक पल्मोनरी सर्किट है, ये भी आपको समझ में आएगा अच्छे से यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे उसको। तो सिस्टमेटिक सर्किट भी समझ में आ जाएगा आपको। मेजर आर्टरीज एंड वेन ऑफ द सिस्टमिक सर्किट। ये ब्लड फ्लो है इसके अंदर पूरा। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इट रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर एंड वेलोसिटी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से कि भाई क्या चीजें हैं। पूरा फ्लो है इसके अंदर, आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर। अब यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, चाहे डीएमएलटी, डीआरटी, ओटी, कोई भी स्टूडेंट्स हैं, हम सभी को कंपोजिशन ऑफ ब्लड अच्छे से पता है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या हैं, प्लाज्मा क्या है, कौन कौन सी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इसके अलावा इनके टाइप्स, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ ब्लड में। रेड ब्लड सेल्स के बारे में, ब्लड का पूरा एक चैप्टर मैं आपको एक अलग से उसकी वीडियो सेंड करूंगा कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। फिर भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है कुछ ब्लड के बारे में, क्योंकि जब ब्लड फ्लो ही समझना है आपको तो ब्लड के बारे में आपको सारी चीजें पता रहे। तो रेड ब्लड सेल्स के बारे में फिजियोलॉजी बता रखी है रेड ब्लड सेल की। रेड ब्लड जो सेल होती है वो किस तरीके से काम करती है, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट है इसके अंदर, ब्लड क्लोटिंग है, ब्लड क्लोटिंग की इसके अंदर प्रोसेस बता रखी है। हिमोफीलिया डिसीज कंडीशन बता रखी है जिसके अंदर ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती। क्लोटिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स में कोई एक फैक्टर एब्सेंट होता है जिसकी वजह से क्लोटिंग नहीं होती, उस कंडीशन को हिमोफीलिया नाम दिया गया है। इन सभी की एक अलग अलग वीडियोस हम लोग आप लोगों को देंगे यहाँ पर। तो बोन मेरो स्टेम सेल्स क्या है इसके अंदर, ब्लड सेल फॉर्मेशन इन रेड एरिथ्रोपोइसिस की जो पूरी प्रोसेस हम आपको बताएंगे, ल्यूकोपोइसिस की बताएंगे, कैपिलरी एक्सचेंज है इसके अंदर। अब डिसऑर्डर्स भी हैं इसके अंदर, कुछ डिसऑर्डर्स एथेरोस्क्लेरोसिस हैं, क्या होता है दिया हुआ है सब कुछ इसके अंदर। स्ट्रोक, हार्ट अटैक, एन्यूरिज्म, ये भी बता रखा है। कॉर्नरी बाईपास ऑपरेशन, ये भी बता रखा है। कॉर्नरी बाईपास ऑपरेशन के बारे में यहाँ पर ग्राफ्टेड जो वेन होती है किस तरीके से ग्राफ्टिंग की जाती है, किस तरीके से उसको स्टिच किया जाता है, किस तरीके से उसको रिकनेक्ट किया जाता है, वो सारी चीजें बता रखी है। क्लियरिंग क्लोज्ड आर्टरीज, जब आर्टरीज के अंदर प्लाक जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो उसको किस तरीके से क्लीन किया जाता है, वो सारी चीजें। ये देखिए आप यहाँ पर इस डायग्राम में आपको साफ साफ नजर आएगा कि भाई एंजियोप्लास्टी के अंदर किस तरीके से क्लीन किया जाता है। ए वाला जो डायग्राम देखें आप, इसके अंदर आर्टरी इज क्लोज्ड, यहाँ पर आर्टरी क्लोज हो चुकी है। बी वाला देखें आप, जब एंजियोप्लास्टी की जाती है तो एक बलून इंसर्ट किया जाता है आर्टरीज के अंदर जो स्टार्टिंग में क्लोज होता है, उस प्लाक के वहां पर ले जाकर उसको फुला दिया जाता है। जो प्लाक होता है वो वहां से दूर हो जाता है। बलून इज रिलीज्ड, यहाँ पर बलून को रिलीज कर दिया है। अब बलून जैसे रिलीज होगा वो इन्फ्लेटेड हो जाएगा, मतलब आर्टरीज की जो साइज है वो बढ़ जाएगी। अब डिसॉल्विंग ब्लड क्लोट्स को डिसॉल्व करने के लिए कई सारे एक्टिविटर्स हैं, प्लाज्मिनोजेंस हैं, एस्पिरिन्स वगैरह हैं, ये दिए जाते हैं यहाँ पर। साथ ही हार्ट ट्रांसप्लांट, आर्टिफिशियल हार्ट, आपने पेसमेकर का नाम सुना होगा। यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी दी जाती हैं।
हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी की सारी चीजें हैं आपको जो मिलेगी। आपको हर, जैसे कि ब्लड के बारे में अब यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन था कि ब्लड क्या है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसका कंपोजिशन क्या है, इरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है, बोन मेरो में इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस कितने चरणों में पूरी होती है, किस तरीके से ब्लड एक मैच्योर्ड आरबीसी सर्कुलेशन के अंदर इंटर करती है, 120 डेज में आरबीसी डिस्ट्रॉय होकर कहाँ जाती है, मेनली काम क्या करती है, डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, प्लेटलेट क्या काम करती है, इनके और क्या क्या नाम हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको एक अलग अलग वीडियोस के अंदर मिलेगी। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर का जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप समझने की कोशिश करें कि भाई आपको किस तरीके से पढ़ना है। हमारी सारी फैकल्टीज जो हैं लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे में एक टॉपिक तैयार करती है। आपको पता है कि भाई पीपीटीज बनाना या फिर नोट्स बनाना अच्छी चीजें बना रहे हैं, सभी स्टाफ वगैरह बना रहे हैं यहाँ पर, इनको बनाने में वक्त लगता है। जितना वक्त भाई 1.5 घंटे 2 घंटे अगर हम एक टॉपिक को दे रहे हैं, तो हम स्टूडेंट से भी इतनी उम्मीद करते हैं कि यार स्टूडेंट भी कम से कम 1-1.5 घंटे तो उसको पढ़े। मेरे पास रिकॉर्ड है, कई सारे स्टूडेंट ने 3 या 4 स्टूडेंट तो अभी तक डाउनलोड ही नहीं किए उनको। तो इस तरीके से हमारी पूरी मेहनत पे जाया क्यों करते हो आप? तो फिक्स है कि हम लोग जैसे आप क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट हो गए तो हम लोग इन चीजों को वापस आपको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन भाई लॉकडाउन की कंडीशन है, कहीं आने जाने से मना किया हुआ है, तो सबसे बेस्ट चांस है आपके लिए कि आप घर बैठे इन चीजों को अच्छे से याद कर सकते हैं। एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टर्म्स हैं, जो नाम है, वो तो आपके दिमाग में रहेंगे। जैसे मैंने ओटी वालों को बोला है कि भाई जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स की मैंने फोटो भेजे हैं आपको, 300-400 इंस्ट्रूमेंट्स की फोटो भेजे हैं, इनकी एक एक फोटो की वॉलपेपर आपके मोबाइल पे लगा के आप दिन भर रखो, किसी दूसरी चीज की मत लगाओ। आप डेली एक इंस्ट्रूमेंट की फोटो नाम सहित और उसके उपयोग सहित आप मोबाइल के ऊपर लगाओ। दिन में अगर आप 4 बार या 5 बार भी मोबाइल की स्क्रीन को देखोगे तो आपको उस इंस्ट्रूमेंट की शेप, उसका नाम और उसका यूज आपको याद हो जाएगा, जिसको आप आजीवन नहीं भूलोगे। और यही चीजें जब प्रैक्टिकल में ट्रे में सजा के आपके सामने रखी जाएगी, तो वो बताओ इसका नाम क्या है, तो आप फटाफट फटाफट सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आप बता दोगे। तो एक इम्पैक्ट जाएगा, एक इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर भी, साथ ही आपकी जो नॉलेज लेवल है वो भी इंक्रीज होगी, आपको समझ में आएगा कोई मेडिकल जो है वो किस तरीके से बॉड स्पेक्ट्रम पे फैला हुआ है, कितनी अच्छी चीजें हैं समझने लायक, यहाँ पर करने लायक। तो आई होप कि आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में समझ में आया होगा। ये पूरा एक इंट्रोडक्शन है भाई किस तरीके से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम करता है, कितना इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है कि कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है एक तरीके से हार्ट है, जैसे आपका ह्यूमन हार्ट है वैसे ही एग्जाम का हार्ट है। 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन अकेले कवर करता है, चाहे जो डीएमएलटी हो, डीआरटी हो, ओटी हो, ऑप्टो हो, ऑर्थोपेडिक हो, जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेस हैं सभी के अंदर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो सेम है। तो ध्यान रहे, समय दें आप इन नोट्स को, समझने की कोशिश करें। कोई चीज समझ में नहीं आती है आपको, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आती है, या फिर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, कोई स्लाइड समझ में नहीं आती है, तो आप हमें भेजें, हमसे पूछें। हमें अच्छा लगेगा अगर आप पूछेंगे तो कि सर ये इसका मतलब क्या है, सिस्टोलिक का मतलब क्या है, डायसिस्टोलिक का मतलब क्या है, सर अओर्टा का ब्लड प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, वेन के अंदर वॉल्स क्यों होते हैं, आर्टरीज में क्यों नहीं होते हैं, वेन्स जो ब्लड विड्रॉल किया जाता है तो वेन से ही क्यों करते हैं, आर्टरी से क्यों नहीं लेते। कई सारे क्वेश्चंस हैं मेडिकल टर्म्स जो है, क्यूरियोसिटी के बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी चीजें हैं मेडिकल टर्म्स में। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दें आप, तो आपको समझ में आएगी चीजें कि भाई किस तरीके से क्या चीजें हैं। तो आई होप के आपको समझ में आया होगा सारी की सारी चीजें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।